हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। इसी के साथ साथ पारितंत्र और इसके संगठकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि मानवीय क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमें चारों ओर से घेरने वाला आवरण ही क्या है, पर्यावरण है। और इस पर्यावरण में अनेक जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे के साथ में अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं और पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। तो अब समझते हैं हम कि पारितंत्र क्या है, इसके संगठक क्या है, किस तरह से पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए, यदि हम किसी क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो भी जीव मौजूद हैं वे सभी और वातावरण के जो अजैविक कारक हैं ये संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे, इसे पारितंत्र कहेंगे। क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा इसमें, किसी भी क्षेत्र पर रहने वाले जीव और वहां के जो अजैविक कारक हैं यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक, ये संयुक्त रूप से ही किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए, एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक होते हैं। तो जैविक घटक में तो हम किस चीज को लेंगे, जो जीव जंतु है, मनुष्य है, वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी तो किस में आ जाएंगे, जैविक घटक में आ जाएंगे। यदि हम अजैविक घटक को समझे तो इसमें हम जलवायु कारक जैसे कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, कुछ स्थलाकृतिक कारक जैसे कि नदियां, पहाड़, पर्वत आदि, इसके अलावा मृदीय कारक जैसे कि मिट्टी का प्रकार वहां पर कैसा है, मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, उसकी pH क्या है, उसमें खनिज लवणों की मात्रा कितनी अधिक है, ये सभी कारक मिलकर अजैविक घटकों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि क्या है, किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक होते हैं। अब सभी जीव जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती रहती है। ये जो अजैविक घटक और जैविक घटक हैं ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इनमें परस्पर अन्योन्य क्रिया होती रहती है और ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हम एक बगीचे की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बगीचे के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें, घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे भी मिलते हैं और मेंढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु भी दिखाई देते हैं। तो एक बगीचे में ये सभी सजीव और अजैविक घटक मिलकर परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं और इनकी वृद्धि, जनन और अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये सभी जीव आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और इनकी जो वृद्धि है, विकास है, ये सभी पर्यावरण के अजैविक घटक के द्वारा प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बगीचा क्या है, एक पारितंत्र है। इसी तरह वन, तालाब, झील आदि भी क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित पारितंत्र हैं। कुछ पारितंत्र प्राकृतिक हैं जैसे कि वन है, मैदान है, रेगिस्तान है, जबकि यदि हम बात करें बगीचे की या फिर किसी भी खेत की तो ये क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो ये मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं जिनमें सभी अजैविक और जैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम पारितंत्र के संगठक की कि पारितंत्र में कौन कौन से घटक सम्मिलित किए जाते हैं। तो सभी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। पारितंत्र में मुख्य रूप से 3 घटक पाए जाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो वे सभी पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल जो क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहते हैं। इन सभी को उत्पादक में सम्मिलित किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। इसके अलावा ये दूसरे जंतुओं के लिए भी भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम इन्हें उत्पादक कहते हैं क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। और सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। तो वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए, या तो सीधे ही उत्पादक पर निर्भर हो सकते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ये उन जंतुओं को खा सकते हैं जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं।
उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। जो फूल, पत्ते, पेड़ पौधे आदि खाते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी क्या होंगे, जो पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और अन्य जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा परजीवी, जो मृत सड़े गले अपशिष्टों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कह रहे हैं। सूक्ष्म जीव इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरह से पारितंत्र के अंदर हम कह सकते हैं कि उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे और अपघटक होंगे। तो देखिए अपघटक क्या करेंगे, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। इनका जो मृत अवशेष है उनका क्या करेंगे, अपघटन कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक अथवा अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु, कवक जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं वो मृत पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें अपमार्जक अथवा अपघटक कहते हैं। क्या करते हैं ये सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अब ये जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है ये वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि जो पोषक पदार्थ हैं इनकी मृदा में प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होती रहती है। पौधों के माध्यम से जो पोषक पदार्थ जंतुओं में चले गए हैं ये सूक्ष्मजीव वापस से उनका अपघटन सरल कार्बनिक पदार्थों में कर देते हैं, जो वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से इन पोषक पदार्थों की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होती रहती है। तो ये जो अपघटक हैं ये भी पारितंत्र में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं आहार श्रृंखला। तो देखिए नाम से पता चल रहा है आहार मतलब भोजन और उसकी एक श्रृंखला, उसकी एक चेन। क्या होती है आहार श्रृंखला? विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्पादक जो है उस पर उपभोक्ता निर्भर है और उसके ऊपर कुछ और उपभोक्ता निर्भर होते हैं। तो इस तरह से ये जो जीव हैं अलग अलग चरण बनाते हैं और अलग अलग श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वही श्रृंखला क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला कहलाती है। जब जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है तो इस तरह से एक श्रृंखला का निर्माण होता है। देखिए यदि हम बात करें वन के पारितंत्र की, तो वन के अंदर जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, हिरण आदि, वो किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। और जो मांसाहारी जीव हैं वो अपने भोजन के लिए इन शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो एक श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए जो घास के मैदान है वहाँ पर क्या होता है कि जो घास है उस पर छोटे छोटे कीट पतंग आश्रित रहते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि जो मेंढक है वो इन कीट पतंगों को खाता है, सांप इस मेंढक को खाता है और बाज इस सांप को खाता है। तो इस तरह से एक श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। जीव जो है परस्पर भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और प्रत्येक चरण का निर्माण यहाँ पर करते हैं। इसी श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें क्या है, आहार श्रृंखला में अलग अलग चरण है, तो इसका जो प्रत्येक चरण है उसे हम एक पोषी स्तर कहते हैं। यहाँ पर स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। जो भोजन का निर्माण कर रहे हैं वो क्या है? प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्तरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उत्पादक है ये क्या है? प्रथम पोषी स्तर है और इस उत्पादक पर जो प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर कर रहा है वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक पोषी स्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस आहार श्रृंखला के जो चरण है ये पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रथम पोषी स्तर है वो किसका हो जाएगा? उत्पादक का हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता ये द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे प्रथम पोषी स्तर बनाएंगे और जो शाकाहारी जीव जंतु हैं या जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं ये द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। इसके बाद में छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। देखिए ये प्रथम पोषी स्तर हो गया, ये द्वितीय पोषी स्तर हो गया और जो छोटे मांसाहारी जंतु हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं? उन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, लेकिन ये तृतीय पोषी स्तर का निर्माण यहाँ पर करते हैं। और सबसे अंत में जो बड़े मांसाहारी हैं या तृतीय उपभोक्ता हैं ये चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आहार श्रृंखला में अलग अलग पोषी स्तर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे उत्पादक, उसके बाद में जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करेंगे
और जो छोटे मांसाहारी हैं वो तृतीय पोषी स्तर का निर्माण करेंगे, और सबसे अंत में जो बड़े मांसाहारी हैं वो चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आहार श्रृंखला में अलग अलग पोषी स्तर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आहार जाल। तो अभी हमने देखी आहार श्रृंखला, और अब हम बात करेंगे आहार जाल के बारे में। जाल से हम समझ रहे हैं कि बहुत ही उलझा हुआ रूप है। तो आहार श्रृंखलाएं जो होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है। ऐसा नहीं है कि एक जंतु को केवल एक ही जीव खा सकता है, हो सकता है उसे कोई अन्य जीव जंतु भी खा सके। तो ये जो आहार श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे से संबंधित होती है, शाखान्वित होती है। तो आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को ही हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। देखिए, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा सकता है। अभी हमने बात की थी कि जो छोटे कीट पतंगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल मेंढक के द्वारा ही खाए जा सकते हैं, या फिर हमने अभी आहार श्रृंखला देखी थी वनों के अंदर कि पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, जो हिरण है वो खा रहा है और हिरण को शेर खा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हिरण को केवल शेर ही खा सकता है, हो सकता है उसे लोमड़ी भी खा जाए और इस लोमड़ी को आगे शेर खा जाए। तो इस तरह से प्रत्येक जीव जो है वो 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। किस प्रकार का होता है आहार जाल, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा कि जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर यदि हम बात कर रहे हैं जलीय पारितंत्र की, तो ये जो छोटे छोटे जीव हैं उनको कौन खाएगा, मछली खाएगी, और इस मछली को पक्षी खा सकता है और इस पक्षी को वापस से जो मांसाहारी जंतु है वो खा सकता है। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पर, देखिए जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनसे चूहा जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। इस चूहे को बिल्ली भी खा सकती है, इस चूहे को मोर भी खा सकता है, या फिर इस चूहे को कोई बाज वगैरह खा सकते हैं, कोई भी पक्षी से खा सकता है। तो ये जो आहार श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। ऐसा नहीं है कि एक जीव को जो अगला स्तर है उस पर एक ही जीव खाएगा, उसे अन्य जीव जंतु भी अपना आहार बना सकते हैं। तो ये जो श्रृंखलाएं होती है, जो शाखान्वित श्रृंखलाएं हैं, ये एक जाल का निर्माण करती है और इसे ही हम आहार जाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो किस प्रकार से होता है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। हम जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये हमारे लिए भोजन का निर्माण करते हैं और इसी भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि हमें ऊर्जा किससे मिल रही है, उत्पादकों यानी कि हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि उत्पादक से ऊर्जा का प्रवाह उपभोक्ताओं में होता है और उपभोक्ताओं से ऊर्जा का प्रवाह अपघटकों तक होता है। और जो स्वपोषी हैं ये क्या करते हैं, सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये सौर ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और यही ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। यानी कि सभी जीव जंतु जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं उनकी सभी क्रियाओं के संपादन में ये ऊर्जा सहायक होती है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो स्वपोषी से विषमपोषी में और विषमपोषी से अपघटकों तक होता है। यानी कि ये ऊर्जा स्वपोषी से विषमपोषी और अपघटकों तक जाती है। किस प्रकार से होता है ऊर्जा का प्रवाह, देखिए जो उत्पादक हैं यानी कि हरे पेड़ पौधे हैं ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। तो उत्पादक से ऊर्जा कहाँ पहुँच जाएगी, शाकाहारी जीवों तक पहुँच जाएगी। शाकाहारी से मांसाहारी तक पहुँचती है और मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी तक पहुँचती है। यानी कि इस दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखिए जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। यानी कि ये जो प्रत्येक घटक है इसमें एक चरण से जब दूसरे चरण में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हर चरण के दौरान जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो
वातावरण के अंदर कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और वातावरण में उस ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं है, तो ये अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। किस तरह से होता है ऊर्जा का प्रवाह? देखिए, जब एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि जो भी सौर ऊर्जा हरे पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं उसका केवल 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा पर्यावरण में चली जाती है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैविक कार्यों, वृद्धि एवं जनन में होता है। जब प्राथमिक उपभोक्ता इन हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें खा रहे हैं, तो ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा का पर्यावरण में ह्रास हो जाता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। यानी कि देखिए, जब हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे थे तो केवल उसके 1% भाग को ही खाद्य ऊर्जा में बदल पाए थे, बहुत कम मात्रा का ही यहाँ पर उपयोग हो पाया था। और जब जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन्होंने हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण किया था तो भी वहां पर क्या होता, लगभग 10% ऊर्जा जो थी वो ही जैव मात्रा में बदल पाई थी, बाकी ऊर्जा का पर्यावरण में ह्रास हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, यानी कि हर स्तर पर 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। बहुत अधिक चरण इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है तो आगे वाले चरण को ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। तो इसीलिए जो आहार श्रृंखला है वो सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है, इससे अधिक की नहीं होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं तो ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है, तो इसीलिए खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी नहीं होती है। इसी के साथ साथ जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशी अर्थात एक ही दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता से वापस ऊर्जा कहाँ आ जाए, उत्पादक में आ जाए। उत्पादक से हमेशा ऊर्जा कहाँ ही जाएगी, उपभोक्ता की ओर ही जाएगी और उससे अगले पोषी स्तर तक जाएगी। इसका प्रवाह एक दिशिक होता है, एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। देखिए, जो स्वपोषी जीवों ने जो ऊर्जा ग्रहण की है वो वापस से हम उसे सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और शाकाहारियों को जो ऊर्जा स्थानांतरित हुई है वो वापस से स्वपोषी में नहीं जा सकती है, पेड़ पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होगा, एक दिशिक ही होता है। जैसे जैसे ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है तो यह अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। वही बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, उत्पादक है और ऊपर क्या है, उपभोक्ता है, तो हमेशा ये आगे अगले वाले चरण के लिए ही यहाँ पर ऊर्जा उपलब्ध होगी, पीछे वाले चरण के लिए नहीं होगी। यह अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। ये भी हम समझ चुके हैं कि जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा, तो उपलब्ध ऊर्जा जो है उसमें भी कमी आती जाएगी। अगले चरण पर जो पोषी स्तर है उसको ऊर्जा प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रसायन इस आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, यानी कि हमने इन्हें सीधे भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया होता है लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। और कैसे हैं ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, किस तरह से हमारे शरीर में चले जाते हैं ये? विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से जल प्रदूषण होता है। खेतों के अंदर फसलों को
रोगों से या पीड़कों से बचाने के लिए उनमें रसायनों का छिड़काव किया जाता है, पीड़कनाशी, कीटनाशकों आदि का छिड़काव किया जाता है और ये रसायन मिट्टी में भी मिल जाते हैं। और जब वर्षा आती है तो ये वर्षा के जल के साथ में बहकर हमारे जल स्रोतों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है और मिट्टी से इन पदार्थों को पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जल एवं खनिज लवणों के साथ साथ इनका भी अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या होगा, जब हम इन पेड़ पौधों को या इन जंतुओं को खाएंगे तो उनके द्वारा ये जो रसायन है ये हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, इस प्रकार ये रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और क्योंकि ये अजैव निम्नीकृत हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, तो प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर ये संग्रहित होते जाते हैं। मिट्टी से या जल से ये कहाँ चले गए, पेड़ पौधों में चले गए, पेड़ पौधों के द्वारा ये शाकाहारी जंतुओं में चले गए और शाकाहारी जंतुओं के द्वारा ये मांसाहारी जंतुओं तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो हानिकारक रसायन है ये जीवों के शरीर में संग्रहित होते जाते हैं। क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है, ये अजैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं, तो धीरे धीरे अलग अलग जीवों के अंदर संग्रहित होते जाते हैं। और क्योंकि मनुष्य किसी भी आहार श्रृंखला में सबसे शीर्षस्थ होता है, सबसे ऊपर होता है, तो उसमें रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे क्या कह रहे हैं हम, बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न, गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं और इन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उसके अंदर ही चले गए हैं, पेड़ पौधों के द्वारा ये अवशोषित कर लिए गए हैं, तो इनके द्वारा जो भोजन बना है उसमें भी चले जाते हैं और जब हम इस भोजन को ग्रहण करेंगे तो ये हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। और ये जो रसायन है, इन्हें जैसे मान लीजिए हमने सब्जी को धो रहे हैं तो उसके द्वारा भी ये बाहर नहीं निकलते हैं, ये साफ नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो रासायनिक हानिकारक पदार्थ हैं ये संचित होते जाते हैं और आहार श्रृंखला के माध्यम से ये हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी क्या बनाता है, पोषी स्तर बनाते हैं। आहार श्रृंखला की जब हमने बात की तो इसका जो प्रत्येक चरण है वो ही पोषी स्तर कहलाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखें, घास के मैदान की श्रृंखला है आहार श्रृंखला, तो घास को कौन खाएगा, कीट खाएंगे, कीट को मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को बाज खा जाएगा। तो यहाँ पर जो घास है ये प्रथम पोषी स्तर है, कीट द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है और सांप चतुर्थ पोषी स्तर है। तो इस तरह से हम खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषी स्तर को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो इसे भी हम पढ़ चुके हैं कि अपमार्जक क्या करते हैं, जो मृत या सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ है उनका अपघटन करते हैं और पोषक पदार्थों को वापस से मिट्टी में मिला देते हैं। तो मृदा में इन पोषक पदार्थों की पुनः पूर्ति होती रहती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार अपमार्जकों द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की पुनः पूर्ति होती रहती है, इन पदार्थों का पुनः चक्रण होता रहता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपने कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।